महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो गया, बात कहानी हो गई है 2500 ईसा पूर्व पहले की। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्लास में हम लोग क्या, पहली बात तो कुछ यूक्लिड की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं दिया था उन्होंने, तो उनकी बात कर लेते हैं। क्या पहला परिभाषा में है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। अब सही बात है भाई, बिंदु का कोई भाग होता है, जहाँ पे लख दो ये बिंदु बन गया, पॉइंट बन गया। ठीक है, यहाँ पे लख दो ये बिंदु बन गया, यहाँ पे लग दो यहाँ बिंदु बन गया। क्या इसका कोई भाग है, कोई लंबाई चौड़ाई कुछ भी है क्या, ऊंचाई कुछ भी है, नहीं है। तो ये पहला बात था। ठीक है, आगे देखिए, एक लेखा की चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। सही बात है। अब मान लीजिए यहाँ से लेखा हो गई, इस पर आप बिंदु ए और बी नाम धर देते हैं, तो इसमें क्या आपको चौड़ाई दिख रही है, सिर्फ लंबाई है। हाँ लंबाई है, और लेखा की बात हो रही तो हम कह सकते हैं अभी के अनुसार क्या हम लेखा को माप नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि लेखा की चौड़ाई है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, यही सब तो चल रहा है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लेखा के सिले बिंदु होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बिंदु लग दिया दोनों सिले पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 4 में एक सीधी लेखा ऐसी लेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के सपाट रूप से स्थित होती है, स्वयं के जो स्वयं पर। अब देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है, एक लेखा मान लीजिए जैसे कि यही लेखा, इस पे अनेक बिंदु है, बिंदुओं का सपाट है, एक रूप से कहिए बिंदु का पूरा सपाट है। ठीक है, तो बिंदु का ही सपाट है, एक लेखा पे अनेक बिंदु उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला है, एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है। अब पृष्ठ कहने का मतलब है सरफेस, जैसे कि मान लीजिए हम आयत ले लेते हैं, आयत इसमें लंबाई भी एंड चौड़ाई भी है। वही कहना चाहता है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई भी होती है एंड चौड़ाई भी होती है। ये कह रहे कौन, यूक्लिड महोदय आपके। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठ के किनारे लेखा होती है। अब देखिए ये पृष्ठ हो गया, इसके किनारे इधर लेखा है, इधर भी लेखा, इधर भी लेखा, इधर भी लेखा है, तो लेखा है, ये भी बात सही है, तो ये भी बात ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सही नहीं मतलब कि पहले जो दिया था उसकी बात कर ले उस अनुसार से। तो 7 में है, एक समतल पृष्ठ वह पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी लेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। कहना क्या चाहता है, एक समतल पृष्ठ, बात कर लेते हैं इसी का, इसी में जो होता है स्वयं पर सीधी लेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। अब सरफेस की बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो सरफेस की बात करें तो इस पे भी जो होता है स्वयं पर जो होता है, मतलब लेखा के साथ ऐसे 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 सब स्थित रहता है। जैसे कि आयताकार भूमि ले लीजिए, उस पर एक मतलब कि मिट्टी बिछा हुआ है, तो पूरा मतलब एक लाइन दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे यूक्लिड महोदय का जो उन्होंने परिभाषा दी थी, वो परिभाषा थी। ठीक है, अब चलते हैं इनके जो हम अभिगलित और अभिधारणा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने अभी जो आपके बताए थे यूक्लिड के परिभाषा में एक बात बोलना भूल गई थी। क्या, तो जो बात उन्होंने कही थी जैसे कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता। अब बिंदु अपरिभाषित है, कहने का क्या मतलब है, बिंदु को परिभाषित करने के लिए भाई भाग चाहिए, भाग किसे कहते हैं वो जानना जरूरी है। इसी प्रकार बहुत से मतलब कि प्रॉब्लम आते गए, तो इसलिए कहा था कि वो मतलब कि अपरिभाषित है। ठीक है, अब चलते हम बात करते हैं अभिगृहित और अभिधारणा। अभिगृहित और अभिधारणा, तो अभिगृहित किसे कहते हैं एंड अभिधारणा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस अभी किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर अभिगृहित में क्या दिया था और अभिधारणा में क्या दिए थे यूक्लिड महोदय में, वो भी वाले में जानेंगे। ठीक है, तो पहली बात अभिगृहित, वे कल्पनाएं थी जो निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था। कहने का मतलब है अभिगृहित जो था वो एक कल्पनाएं थी, ऐसा शब्द था जो कि कल्पनाएं थी भाई, जो नियंत्रण गणित में मतलब कि लगातार जो था कंटिन्यूस गणित में तो प्रयोग किया जाता था, और उसका संबंध ये विशेष रूप से ज्यामिति से भी था मतलब कि कहता है जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था, मतलब कहना चाहता है कि ज्यामिति से साथ साथ था और भी अन्य चीज से होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था और भी किसी चीज से होगा। अब बात होती है अभिधारणा। अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जाता जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंध था। कहने का मतलब है अभिधारणा का वो भी कल्पनाएं थी, ये जो शब्द है वो भी कल्पनाएं थी, उनका प्रयोग जो किया जाता था जिसका संबंध विशिष्ट रूप से सिर्फ ज्यामिति से था, और अभिगृहित में ज्यामिति के अलावा भी और किसी चीज से था। गणित में उसका प्रयोग तो किया जाता था और उसका संबंध ज्यामिति के अलावा भी किसी चीज से हो, लेकिन अभिधारणा का संबंध विशिष्ट रूप से ज्यामिति से ही था। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई भाई, अभिगृहित और अभिधारणा किसे कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब बात क्या होती है, थोड़ा सा देखिए, अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं हैं जो सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये सबसे बड़ा टर्म है आपका कि जो हम अभी पढ़ने वाले हैं अभिगृहित और अभिधारणाएं, तो जो भी हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो भी एक कल्पनाएं हैं। आप वो जो सर्वव्यापी सत्य होती है, कहने का मतलब है वो सत्य है, ठीक है। जैसे कि बिंदु का कोई भाग नहीं होता, ये वो सत्य है भाई। बिंदु जहाँ रखो कोई भाग है क्या? नहीं, ये सत्य है। क्या आप इसे मतलब कि सिद्ध कर सकते हैं? क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, तब भी नहीं किया गया था, अब भी नहीं। हम लोग इसे याद कर लिए भाई, हाँ यह होता है, तो इसी क्रम से आगे बढ़ के आज सभी और भी जो आगे जैसे कि जो भी हो तो उसे हम सिद्ध करें। लेकिन कुछ टर्म को हमने याद किया है, उसी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अभिगृहित और अभिधारणाएं जो भी है उन्हें आप सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें याद करने वाली चीज़ है तो याद कर लेते। चलिए आगे देखते क्या है अभिगृहित और अभिधारणा में। अब देखिए जो आपका आगे का है क्या, यूक्लिड की कुछ अभिगृहित, कहने का मतलब है जिसका गणित में तो नियंत्रण उपयोग तो करते ही थे, साथ साथ इसका विशेष संबंध केवल ज्यामिति से भी नहीं था, अन्य भी चीज से होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या बोला, वे वस्तुएं, पहली बात तो वस्तुएं का मतलब बहुवचन में का, फिर जो एक ही वस्तु मतलब कि एक वचन में आ गया, कोई दूसरा वस्तु का एक वस्तु के बराबर हो, तो फिर जो बाकी बचेगा एक दूसरे के बराबर हो, मतलब कि ये जो इसमें वस्तुएं हैं बहुवचन में, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये है, ये एक वस्तु है, ठीक है, एंड इधर बहुवचन वाले हैं। मान लीजिए ये इसके बराबर है, तो ये भी जो है इसकी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर ये भी इसका बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यहाँ पे क्या बोला भाई, देख लीजिए, यदि बराबरों को, बात कर लिए बराबरों को बराबरों में जोड़ने की, मान लीजिए बराबर है x बराबर y, अब इसमें दोनों तरफ हम a जोड़ दे, a बराबर है, तो कहता है प्राप्त जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर। सही बात है भाई, x बराबर y था एंड दोनों साइड हमने a जोड़ दिया तो बराबर हो गया, x प्लस ए इक्वल टू वाई प्लस ए, ठीक है। आगे देखिए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, फिर से बात हो रही है बराबरों को बराबर में से घटाया जाए। मान लीजिए बात वही, क्या यहाँ पे x बराबर y है, अब हम दोनों में से बराबर घटाते, मतलब मान लीजिए माइनस से इसमें भी कर देते, माइनस से इसमें भी कर देते, तो जो प्राप्त हुआ शेषफल ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो वही कह रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल भी बराबर होंगे, ठीक है। आगे देखिए चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। कहने का क्या मतलब है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के परस्पर संपाती हो, कहने का मतलब हो एक दूसरे पर चढ़े हुए। जैसे कि मान लीजिए कि ये लेखा, इसी पे मैंने एक और लेखा ड्रॉ कर दिया, एंड उतना ही है, लंबाई उतना ही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का क्या होगा भाई, जो लेखा हमने उसके ऊपर चढ़ा उसको हम अलग कर दे तो वो एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है। आगे देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सही है बात है भाई, जैसे कि मान लीजिए ये C और ये D है एंड यहाँ पे हमने बीच में A दे दिया, ठीक। तो कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण तो हमारा क्या है भाई, CD पूर्ण है एंड इसका भाग मान लीजिए CA है, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब CD बड़ा होता है। सही बात है, CD बड़ा है CA से, या फिर AD छोटा है CD से, सॉरी छोटा है, मतलब CD बड़ा है AD से, ठीक है। ये भी तो भाग ही है AD, लेकिन बड़ा कौन है, CD है, छोटा कौन है AD, ठीक है। तो वही कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। आगे, एक ही वस्तुओं को दुगुना परस्पर बराबर होते। मान लीजिए एक ही वस्तुएं, फिर से बात करें मतलब बहुवचन, बराबर वस्तु ले लेते हैं x, मान लीजिए x बराबर y है, ठीक है। इसका परस्पर दुगुना, इधर भी दुगुना कर दे इधर भी दुगुना कर दे तो परस्पर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम गणित में कर ले। अब बताइए मतलब कि ये सबको हमने क्या सिद्ध किया, नहीं, ये सभी सर्वव्यापी सत्य हैं, इन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, गुना करके बराबर कर देते हैं। आगे चलते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर थे। मान लीजिए कि x बराबर y है और बटा 2 दोनों में कर देते हैं तो परस्पर भी बराबर है, आधे आधे भी बराबर है, ठीक है। तो ये हो गए यूक्लिड महोदय की कुछ अभिगृहित। अब बात कर लेते हैं यूक्लिड महोदय की कुछ अभिधारणा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए यूक्लिड महोदय की कुछ अभिधारणाएं, ठीक है।
तो उनका अभिधारणाएं क्या था? अभिधारणाएं भाई किसे कहते हैं? जिनका विशिष्ट रूप से संबंध ज्यामिति से। तो आपको लगेगा भी पढ़ने से कि हाँ भाई इसका विशिष्ट रूप से संबंध ज्यामिति से ही है। देखिए पहला अभिधारणा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बात हो रही है, मान लीजिए आपका एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ, इसके बीच एक सीधी रेखा की बात करें तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये बिंदु आपका ए एंड ये बिंदु आपका बी। अब चलिए, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। सही बात है, मान लीजिए ये शांत रेखा है, मतलब जिसके दो अंत बिंदु है, और इससे भी रेखा की बात कर दे तो हम इधर भी बढ़ा सकते, धर दिया बिंदु, लेकिन मान लीजिए ये रेखा है, दोनों और बढ़ा सकते, दोनों और तीर का चिन्ह लगा दिया, मतलब दोनों और बढ़ते जाएगा। आगे देखते हैं, एक बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। यहाँ पे क्या बोला भाई, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि एक बिंदु को केंद्र मानकर, ये बिंदु है, इसको हमने केंद्र मान लिया, ठीक है, सेंटर। तो इस केंद्र मानकर हम कहता है किसी त्रिज्या की एक वृत्त खींची जा सकती है। मान लीजिए त्रिज्या कुछ अलग अलग लेंगे भाई, लेकिन जो लेंगे, मान लीजिए हमने 7 सेंटीमीटर का लिया तो 7 सेंटीमीटर का एक वृत्त इससे खींच सकते। 9 सेंटीमीटर का लिया तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच सकते। ठीक है, लेकिन खींच तो ले एक ही वृत्त, एक त्रिज्या ले तो एक वृत्त खींच ले। ठीक है, आगे देखिए, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण, मान लीजिए 90 डिग्री, ये ला समकोण, ये ला समकोण, ये भी लंब है एंड ये भी लंब है, सभी तो एक दूसरे के 90 डिग्री है। कुछ कम है क्या? नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट बनाइए, 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही और अंतःकोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। अब यहाँ पे बात क्या होती है भाई, ध्यान से देखिए, कहता है एक सीधी रेखा जो दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, अब दो सीधी रेखा कह सकते हैं भाई, समानांतर भी हो सकता है। ठीक है, मान लेता हूँ समानांतर होगा, लेकिन आपके आगे लाइन ने कह दिया कि जब एक सीधी रेखा काटती है तो कहता है कि एक ही अंतःकोणों का योग दो समकोण से कम होता है। अभी अंतःकोण मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, अगर समानांतर होता तो योग 180 डिग्री ही होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, कम। तो हम क्या करते हैं, ये सीधी रेखा लेते हैं लेकिन समानांतर नहीं लेते। जैसे कि मान लीजिए ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, और ये हमने एक रेखा गिरा दिया। एंड अब देखिए, तो एक ही और अंतःकोणों का योग मिलकर, अब यहाँ पे देखिए 180 डिग्री से कम पुलेगा भाई। ठीक है, तो कहता है दो समकोण से कम होता है। ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। मान लीजिए यहाँ पे तो दो समकोण से कम हो गया, अब इसी ओर हम बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे ये आपस में जाके मिल जाती है, जैसे कि ये पिक्चर मिल गया। ठीक है, तो ये दो रेखाएं जो होगी मिल गई, और निश्चित रूप से बढ़ाए, जहाँ मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा भी टेढ़ कर लीजिए, मतलब कि समानांतर मत लीजिए, तभी जाके कटेगा, नहीं था कटेगा ही नहीं। तो ये थे इनकी 5 अभिधारणाएं, किनके भाई, यूक्लिड महोदय के, फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कि जो आपकी ज्यामिति है उनके पितामह। ठीक है, तो आपके उनके अभिगृहित अभिधारणाएं, ये बात तो समझ में आ गई, हम उन्हें प्रूव नहीं कर सकते, इसे ध्यान में रखना होगा, और इसी पे तो हम आज बनाते हैं मैथ बहुत से। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हम प्रमेय की बात करते हैं। भाई प्रमेय किसे कहते हैं, तो प्रमेय की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है वो है प्रमेय। प्रमेय मतलब थ्योरम, नाम तो सुनते, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो भाई प्रमेय किसे कहते हैं, तो प्रमेय जिस कथन को हम सिद्ध कर दे, जिस कथन को सिद्ध किया जा सके उसे हम प्रमेय कहते हैं। तो लिख दीजिए, जिस कथन को सिद्ध किया जा सकता उसे हम प्रमेय कहते हैं, उसे हम प्रमेय कहते हैं, प्रमेय या साध्य भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एक सिद्ध करने वाले दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदु घनिष्ठ नहीं हो सकती, दो भिन्न रेखाएं। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि दो भिन्न रेखाएं, मान लीजिए कि आपका दो भिन्न रेखा, एक ये रेखा एंड एक ये रेखा। ठीक है,
इसमें कहना चाह रहा है कि सिद्ध करना है कि इसमें एक से अधिक उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में। पहली बात तो हमें याद करना है भाई, हम जानते हैं अभिकलित से क्या जानते हैं कि जो लेखाएं हैं वो बिंदुओं का सपाट है, मतलब कि इस पर हर एक जगह बिंदु है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार है, लेकिन एक बिंदु दोनों में आ गया यहाँ पे, ठीक है। यही सिद्ध करना है कि दो लेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, मतलब उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, जितना हो सब में हो। तो यहाँ पे तो दो की बात हो रही, तो दोनों में होने की बात हो रही क्या, तो हम तो जान लें कि भाई एक ही होता है, और सिद्ध भी करना है कि दो से अधिक मतलब कि सॉरी एक से अधिक उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, मतलब एक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, सिद्ध करना। तो चलिए दिया क्या भाई, मतलब सॉरी मान लिया, माना कि दो भिन्न लेखाएं, भिन्न लेखाएं, एक मान लेते हैं L और M, जैसे कि ये L हो गया और ये M हो गया, ठीक, मान लिया। चलिए माना कि दो भिन्न लेखाएं L और M हैं, सिद्ध क्या करना है भाई, तो सिद्ध करना क्या है कि दोनों में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते, दोनों में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु, चलिए इसको हटा देता हूँ, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते, यही ना सिद्ध करना है। दोनों में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु, चलिए नहीं लिख देता हूँ, नहीं हो सकते, ये बात है। चलो अब हम क्या करते, मान लेते, थोड़ा देर के लिए हमने अपने ढंग से मान लिया, चलो कि मान लिया कि दो भिन्न लेखाओं में, दो भिन्न लेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। लेकिन हम जानते क्या है, सॉरी लेकिन अभिधारणा से क्या से, तो अभिधारणा से हम फर्स्ट अभिधारणा में पढ़े थे क्या, दो बिंदुओं मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ये भी कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच जो होता है, मतलब दो बिंदुओं के मतलब बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, या फिर वही ले लेते क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती, एक सीधी रेखा खींची जा सकते, ठीक। अब बात क्या होती है, आगे क्या लिखे भाई, देखो हमने ये बात कैसे मान लिया, क्या हमने जो मान लिया थोड़ा देर के लिए कि दो भिन्न लेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु हो सकती, ये हम कब कर सकते भाई, मान लीजिए कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, ठीक है। अगर हम बात कहें कि ये सीधी रेखा की बात हो रही, हाँ, तो ये यहाँ से एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, हाँ। हम अगर हम कहें कि ऐसा है तो ये तब हो सकता है जब ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी चले एंड इधर से भी आते जाए, मतलब कि जैसे कि मान लो इधर से भी ऐसे ऐसे, तो एक दो जगह हो सकती है। लेकिन हमारा तो हमने जो ये माना ये तो गलत हो गया भाई, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दो बिंदु है, ये गया फिर ऐसे करके कहीं टकला के चला है, तो ये भी मानना हमारा गलत है। ये तो भाई एक दो बिंदु है, इसके बीच एक दो तीन आ गया, तो ये भी हमारा मानने क्या हो गया, गलत है। हम इस अनुसार से हमने कहा कि देखो एक दो तीन एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु है, लेकिन हमारा ये मानने गलत है क्योंकि अभिधारणा कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच एक ही आप सीधी रेखा खींची जा सकती है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बस एक सीधी रेखा खींच सकते हो। तो हमने कैसे तीन तीन खींच दिया भाई, टेलमेल कैसे कर दिया, तो हमारा मान्य क्या है, तो हमारा मान्य तो हमारा यह मान्य गलत है कि दो बिंदु
ये तभी हो सकता है जब हम मान ले कि दो बिंदुओं में एक से अधिक रेखा खींची जा सकती है, तब तो कॉमन हो सकता है ज़्यादा। अगर एक ही खींची जा सकती है भाई एक ही कॉमन होगा, ठीक है। तो ये हमारा मानना गलत है कि दो बिंदुओं से एक से अधिक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं के बीच एक से अधिक रेखा खींची जा सकती, ठीक है। इसीलिए, और ये जो हमने मान लिया, इसीलिए दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? ये बात तो ठीक है भाई, हमने मतलब कि अगर एग्जाम में देता है तो हमें इतना लिखना ही पड़ेगा। हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमने ये कैसे मान लिया कि जो हमने मान लिया दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तब ये हमने तब माना कि हमें पता नहीं। मान लो कि दो रेखाओं के बीच मैंने मान लिया कि एक से अधिक सीधी रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हमारा मान अभिधारणा से हमें पता चल रहा है गलत है, क्योंकि अभिधारणा को तो याद करना पड़ेगा, ये तो सिद्ध तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बात आपकी होती है क्या, थ्योरम से हमने संबंधित एक क्वेश्चन भी कर लिया। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 7 था उसका जो भी इंट्रोडक्शन था वो आज पूरी तरह से खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसका क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।